लोग देख लीजिएगा। बस उसी के आधार पर मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्रहों के संबंध। ये देखिए, कल का थोड़ा थोड़ा दिमाग में है, कुछ बातें रिमेम्बर है, कुछ याद है, कोई स्मरण है, कोई ऐसी बातें। शुक्र ग्रह, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे ग्रह के नाम। वह पुरुष है या स्त्री है या नपुंसक है। पुरुष होने का, स्त्री होने और नपुंसक होने का मतलब क्या है। वो किस राशि का मालिक है, वो किस दिशा का स्वामी है, और उसकी दृष्टि कैसी है, किन भावों में वह जो ग्रह है वो देखता है, किन किन भावों को वो देखता है। फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। वह ग्रह जिन भावों को देखता है, वह ग्रह अपने गुणों को उस भाव में भी डालता है। अच्छा ग्रह होगा तो उस भाव में जहां वो देख रहा है, जैसे हमने अब मुझे अर्पण पटेल जी बताइए, बृहस्पति किन किन भावों को देखता है जहां बृहस्पति रहता है उस जगह से। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग डायरी को देखिए ना। बृहस्पति, आप म्यूट पे हैं अर्पण जी। हाँ जी, 5वें 7वें और 9वें घर में। हाँ, इनको तो पूरा एक्सपर्ट है जी, ये तो आग बबूला हो रखे, इनको तो पूछना ही बेकार है। ऐसी बात नहीं है, यूट्यूब पे पहले देखते थे वीडियो तो हाँ, बहुत थोड़ा अच्छी आगे। बात है, अच्छी बात है। ऐसे ही इम्प्रूव होता है जी नॉलेज। तो बृहस्पति जिन भावों को देखता है, वह जो भाव है उस भाव में बृहस्पति का अच्छे और बुरे परिणाम हमें दिखाई देगा। राहु अपने स्थान से जिन भावों को देखता है, उस भाव में राहु अपने अच्छे और बुरे परिणाम को डालेगा। तो ये हमारे ग्रहों की दृष्टि थी। ये हमारे ग्रह किन किन दिशाओं में रहता है वो हमने बात किया। अब आज हम एक अलग तरह से इन ग्रहों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च। ग्रह ही इंसान को कुछ देता है और ग्रह ही इंसान को कुछ निकाल देता है इंसान से। बेसिकली कुंडली में और ग्रहों के विषय में बहुत सारे मिथक है। मिथक का मतलब कुछ गलत फहमियां है, गलत भ्रांतियां हैं। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा जिक्र और बातें होनी चाहिए, है ना। क्या है ग्रह। जैसे हम बोलते भाई राहु जो ग्रह है उसका दशा शुरू हुआ तो आपको राहु ग्रह की शांति करना चाहिए। राहु आपको तंग करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह ग्रह पिंड है, हालांकि इनके प्रभाव, देखो कुंडली को ना, ये जो विश्लेषण जो हम कर रहे हैं ना, इसको हम कई एंगल से देख सकते हैं, कई एंगल से। जैसे भगवान के संदर्भ में भगवान है या नहीं है, इस विषय में भगवान है भी और भगवान नहीं भी है। अस्ति नास्ति परो वाचः। वो अस्ति यानी है, नास्ति यानी नहीं है। वो हमारी नजर के ऊपर डिपेंडेड है। भगवान है भी और नहीं भी। ऐसे ही ग्रहों के संदर्भ में प्राकृत रूप से ग्रह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन महाभूतों के ऊपर अपना डायरेक्टली प्रभाव देता है। जो पृथ्वी के जितना नजदीक ग्रह होगा वो कुछ ज्यादा देता है, जो जितना दूर होगा वो थोड़ा कम देता है। जो जितना नजदीक है पृथ्वी के वो उतना ज्यादा इंसान के शरीर में अपना इफेक्ट देता है, और जो जितना दूर है वो उस इंसान के मन में इफेक्ट देता है। राहु
चलो राहु और केतु तो कोई ग्रह के कैटेगरी में हम अगर उसको नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो जस्ट एक सूर्य और चंद्रमा की जो ट्रांजैक्शन है उसके बीच की एक 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 कंडीशन है, एक स्थिति है राहु और केतु। लेकिन प्लूटो है, नेपच्यून है, शनि है, ये हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है। दूर होने के वजह से जब हम 12 खाने में इन ग्रहों को जब देखते हैं तो यह ग्रह इंसान के मानसिक स्थिति में अपना शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं। तो एक नियम आप ये रख लो कि जो पृथ्वी के नजदीक वाले ग्रह है वो डायरेक्टली उस व्यक्ति के या उस जातक के शारीरिक स्थिति में अपना प्रभाव देता है। शारीरिक, चंद्रमा आपके रस में यानी प्लाज्मा में और ब्लड में चंद्रमा का प्रभाव है। मंगल आपके शरीर में जो लोह तत्व है ब्लड में, उसमें अपना प्रभाव देता है। बुध आपके शरीर में विचरण करने वाले जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, शरीर के जो नर्व सिस्टम है, वहां बुध है। तो इस तरह से जो नजदीक वाले जो ग्रह है वो बृहस्पति हमारे यहाँ से दूर है। इसीलिए बृहस्पति व्यक्ति के बुद्धि में, उसके शिक्षा में, उसके चरित्र और आदर्श में अपना प्रभाव दे रहा है। शुक्र पृथ्वी के नजदीक है, इसीलिए वो व्यक्ति के सीमन में, अब वो दृश्य पदार्थ है शुक्र। हालांकि कुछ अदृश्य पदार्थ मानसिक स्थिति में भी इन सभी ग्रहों का असर होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ज्यादातर हम देखते हैं जो ग्रह पृथ्वी के जितना दूर है वो ज्यादातर, जैसे बृहस्पति बहुत दूर है तो बृहस्पति व्यक्ति के चरित्र में, उसके उसके स्वभाव में, उसके एजुकेशन में, उसकी बुद्धि में अपना असर दिखाता है। ऐसे शनि भी है, व्यक्ति में आस्तिक होना या नास्तिक होना, व्यक्ति में चिंता मग्न होना, ये सारे मानसिक भाव है, तो वो सभी शनि ही देता है। तो हमने एक चीज क्या समझा कि ग्रह जो पृथ्वी के नजदीक है वो शारीरिक रूप से ज्यादा इफेक्टेड होते हैं शरीर में, और जो बहुत दूर है वो मानसिक रूप से शरीर में अपना ज्यादा असर दिखाता है। हालांकि इन ग्रहों का सभी सेक्टर में, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, बौद्धिक, सभी जगह में अपना अपना इनका प्रभाव, हम उसको बाद में समझेंगे। अब हम दूसरी, क्योंकि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, हम किसी व्यक्ति के लिए उसके हेल्थ को ठीक करने के लिए, या है ना, इस हिसाब से हम यहाँ पर काम करने के लिए, या हम एक चिकित्सक है, आप लोग एक चिकित्सक हो या कोई चिकित्सक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे सामने किस तरह के लोग आएंगे? रोग से ग्रसित लोग आएंगे। तो ऐसे में हमारे पास अलग अलग ग्रहों के हिसाब से जड़ी बूटियां भी हो तो कितना अच्छा रहता। इसीलिए नोट कर लीजिएगा, कभी भी अगर सूर्य ग्रह कमजोर होगा तो सूर्य के लिए बेल के जड़, बेल पत्र के जो जड़ है, उस जड़ को निश्चित समय में सूर्य ग्रह के शांति के लिए ताबीज में बना करके धारण कराना चाहिए, या बेल के जड़ किसी न किसी रूप से देना चाहिए। चंद्रमा के लिए खीरनी नाम का एक वृक्ष है, खीरनी जिसे हम खैर बोलते हैं, का जड़ चंद्रमा की शांति के लिए प्रयोग की जाती है। मंगल के लिए अनंत मूल, आप सभी लोग जानते हैं, अनंत मूल रक्त शोधक है, रक्त प्रसादक है, शीत वीर्य है। तो मंगल एक उष्ण प्रकृति वाला ग्रह है, रक्त दोष को, रक्त विकार को करता है। तो यहाँ अनंत मूल किसी न किसी रूप से मंगल ग्रह की शांति के लिए या मंगल के नेगेटिव प्रभाव को देख करके अनंत मूल का प्रयोग होनी चाहिए। एज ए मेडिसिन भी हम वहां पर मंगल ग्रह कुंडली में आपने उसका एनालाइज किया और कुंडली में आपको मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई व्याधि दिख रहा है
तो आप उसको जो भी मेडिसिन दे रहे हो वहां अनंत मूल्य जरूर डाल दीजिएगा। अगर बुध है तो विधारा का जड़ विधारा, अगर गुरु है तो केले का जड़, यह स्तंभन कार्य करने वाला है केले का जड़ बृहस्पति के लिए। शुक्र है तो सर्पोंखा, सर्पोंखा आपको पता है लीवर और स्प्लीन में बहुत अच्छा काम करता है सर्पोंखा, सर्पोंखा का जड़। अगर शनि है तो होता है ना बिच्छू बूटी बोलते, छुई मुई, लाजवंती, सुना है ओम जी ने, लाजवंती छुई मुई, छुई मुई लाजवंती, ऐसे पत्ते में हाथ रखो तो एकदम शर्मा जाता है, शर्मिली भी बोलते, छुई मुई भी जी जी। बोलते, हाँ उसको लाजवंती एकदम क्या जैसे कि एकदम लजालू, जैसे स्त्रियां जैसे शर्म के मारे अपने घूंघट को, हाँ वो उसलिए इसीलिए लाजवंती उसका नाम रखा गया है, लज्जा है ना, लज्जा टच कर, मी नॉट, टच मी नॉट भी बोलते हैं, टच मी नॉट। हाँ। तो ये जो है इसका जड़ शनि ग्रह की शांति के लिए ताबीज के रूप में हम उसको पहन सकते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टोन नहीं पहन सकता, नीलम बहुत कॉस्टली होता है आजकल, तो ओरिजिनल नीलम इस तरह के स्टोन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमारे पास तो है ना ये सारी चीजें। तो आप जो छुई मुई ये का जो जड़ है, हाँ जी इन सब का जड़ की बात कर रहे हैं हम, जी जी, सभी पत्ते का नहीं। जड़। शनि के लिए वही छुई मुई का जड़, राहु के लिए सफेद चंदन, और केतु के लिए अश्वगंधा का जड़, अश्वगंधा। राहु के लिए आपका सफेद चंदन, इसमें आप जड़ की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिएगा अगर किसी का भी राहु बहुत ज्यादा दुष्ट है तो सफेद चंदन लगाने के लिए, सफेद चंदन चढ़ाने के लिए, सफेद चंदन दान करने के लिए, सफेद चंदन का ताबीज लगाने के लिए, सफेद चंदन की माला बना करके पहनने के लिए हम रिकमेंड कर सकते। अगर केतु है तो अश्वगंधा, अश्वगंधा का माला बना सकते, अश्वगंधा को ताबीज में लगा सकते, उसका सेवन कर सकते, बहुत सारे विधि है। यदि इनका पत्ता यूज करेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा? नहीं, अभी यहाँ पर जड़ के बारे में बताया गया है। हाँ, अब आ गया सूर्य ग्रह के समय की अब हम बात कर रहे, स्पेसिफिक समय टाइम की बात हम अभी कर रहे। दिन का प्रथम पहर, सुबह सुबह, ये सूर्य का समय है। किसी का अगर अब ये दान के लिए, पूजा के लिए, ग्रह शांति हो गया, रोगी को बुलाने के लिए, आपने देखा किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है या कोई ग्रह अच्छा है, आपने मतलब कोई एक ग्रह को देख करके आप कुछ कर रहे, चाहे अच्छे के लिए शांति कर रहे, चाहे अच्छे के लिए, बुरे के लिए शांति कर रहे, चाहे अच्छे के लिए कुछ योग कर रहे, तो ऐसे में उसकी सफलता में अधिक संभव है कि आप वो जो कार्य है उसके टाइम पे करें। तो सूर्य अगर हो तो सुबह का यानी दिन का प्रथम पहर, अगर चंद्रमा हो तो चांदनी रात यानी चांदनी रात, जब रात्रि एकदम चंद्रमा के दिव्य किरणों से प्रफुल्लित है तो उस वक्त चंद्रमा के लिए कुछ किया जाए, चाहे वो दवाई बनाना हो। इसीलिए देखते होंगे आप जो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको हम रात में, चांदनी के रात में दवाइयां बनाते हैं। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश चांदनी रात में बनाने की विधि बताया गया है च्यवनप्राश के लिए, क्योंकि च्यवनप्राश को कुष्ठ रोग में च्यवनप्राश आया है, कुष्ठ रोग में, कुष्ठ रोग को शमन करने वाला है च्यवनप्राश। तो कुष्ठ रोग जो है आपको पता है ना, चंद्रमा को सबसे पहले कुष्ठ रोग हुआ था, चंद्रमा ही वो है जिसको पहले कुष्ठ रोग हुआ था।
आयुर्वेद का समग्र जो चीजें हैं, अगर हम एकदम गहराई से उसको समझने का प्रयास करते हैं तो पूरा आयुर्वेद परक है। आपने पढ़े होंगे कुष्ठ रोग चंद्रमा नाम के जो देवता है उनको हुआ था, इसीलिए उसी रोग के वजह से उनके शरीर में ऐसा चीज जो कि पृथ्वी से भी दिखता है रात में, दाग, ऐसा बोलते हैं। अब ये कुछ किंवदंती भी हो सकता है, हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि चंद्रमा का कुष्ठ रोग के साथ जोड़ करके देखा जाता है। इसका कुछ भी हम अर्थ लेकर के चल सकते हैं कि जिसका चंद्रमा अगर कमजोर होगा, क्योंकि चंद्रमा कफ प्रधान ग्रह है, हाँ उसको हम बाद में देखेंगे। तो कफ विकृति होने की वजह से कुष्ठ रोग होता है। तो कुष्ठ रोग शांति के लिए जो दवाई बनाया जा रहा है वह कब बनाया जाए? जब चंद्रमा प्रत्यक्ष रूप से इस धरती पे हो, यानी चांदनी रात पे। तो चंद्रमा शांति के लिए चांदनी रात, ऐसे ही मंगल के लिए दोपहर के 12 से लेके 1 बजे तक मध्यकालीन दिवस के मध्यकालीन समय। बुध के लिए 4 बज के शाम के 4 से लेके 5 बजे तक दोपहर के, है ना, 4 PM to 5 PM। गुरु के लिए 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक सुबह। शुक्र के लिए अमावस्या की रात, शुक्र के लिए अमावस्या की रात। शनि के लिए काली रात, काली रात, या जब किसी रात में बरसात होने से पहले बादल से पूरा आसमान ढका हुआ है, समझ लो कि वो शनि का दिन है, वो शनि का वक्त है। फिर से बता रहा हूं, कोई ऐसा दिन वो रात्रि हो और पूरा बादल से आकाश ढका हुआ हो, वह शनि का वक्त है। उस वक्त शनि शांति के लिए या शनि के लिए कुछ किया जाए, दवाई बनाना हो कुंडली देख करके, उस वक्त बनाया जाए। राहु के लिए गुरुवार और रात्रि के पूर्व समय, जिन्हें हम प्रदोष काल बोलते हैं, राहु के लिए। इसलिए प्रदोष काल में भगवान शंकर जी डमरू को बजाते हुए विचरण करते, उस समय सिर्फ देव उपासना करना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए प्रदोष के टाइम में, ऐसा बोला जाता है। इसको हम ज्योतिष में इस हिसाब से भी देख करके बोल सकते हैं, क्योंकि यह राहु का समय है। एक तो दिन में राहु काल होता है, वो अलग अलग दिन में अलग अलग होता है, लेकिन यह स्थिर टाइम है राहु का, कि प्रदोष का जस्ट टाइम में राहु का समय है, ऐसा जानकर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आपने सुने होंगे ना, प्रदोष का टाइम जब होता है तो भगवान, है ना, निश्चित, एक क्या श्लोक है, श्मशाने स्वक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा, श्मशाने स्वक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा, ऐसा कुछ श्लोक है, मेरे अभी दिमाग में पूरा नहीं आ रहा है जल्दीबाजी में। तो निशी जो है, यानी रात्रि के प्रारंभ में, यानी कि प्रदोष के टाइम में, वो प्रदोष जो है वो रात्रि का प्रारंभ टाइम है प्रदोष। उषा समय, उषा काल दिवस का, दिन का प्रारंभिक समय है उषा काल, सुबह सुबह। उषा काल में भी देव उपासना होना चाहिए, किसी प्रकार का गृहस्थ कार्य नहीं होना चाहिए। और प्रदोष काल में भी यह दिन और रात के संधि का समय है, तो संधि का जो समय है उसे त्यागना चाहिए, क्योंकि सुबह का जो संधि का टाइम है वो केतु का टाइम है। सुबह 5 से लेकर के 5:30 बजे का जो टाइम है वो केतु का टाइम है। तो सुबह का जो संधि टाइम है वो केतु का है, और शाम का जो संधि है
वो राहु का है। समझ में आया? इसीलिए इस समय में सिर्फ देव उपासना, चिंतन, धर्मशास्त्र का मनन करना, अपने गुरु का चिंतन करना, या अगर कुछ ना हो तो पुस्तक जो बुक है उसको पढ़ना, ऐसा करना चाहिए। समझ में आया? तो यह जो समय है, इस समय का बहुत भारी महत्व है। कोई भी ग्रह है, उस ग्रह के जो टाइम है उसके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। अब हम बात करेंगे ज्योतिष का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिंदु है, पॉइंट है, अंग है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या बैठना चाहिए? सबसे पहले लग्न मजबूत है कि नहीं, उसके बाद केंद्र मजबूत है कि नहीं, उसके बाद त्रिकोण मजबूत है कि नहीं। सबसे पहले तो यही देखना चाहिए। उसके बाद जब ग्रहों का बारी आता है तो हमने क्या देखना होता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और कितना बलवान है। कुंडली देखते वक्त पहले क्या दिमाग में घूमना चाहिए? सबसे पहले लग्न, पूरा लग्न के इर्द गिर्द दिमाग को घुमाना चाहिए। उसके बाद केंद्र, उसके बाद त्रिकोण, फिर आपोक्लिन वगैरह जो है वो है ही, लेकिन ये मुख्य तीन हो गया। उसके बाद हमें देखना चाहिए, हालांकि बहुत सारे पॉइंट है देखने का, लेकिन हमें ग्रह देखना चाहिए, वह ग्रह किस राशि में बैठा है। उसके बाद तुरंत हमें जो जिस ग्रह में बैठा, जिस भाव में बैठा, जिस राशि में बैठा है, उस ग्रह के कारक को भावनाशक, एक शब्द लिखिए, कारको भावनाशक। इसका अर्थ होता है जो ग्रह जिस स्पेसिफिक बातों का कारक है। कारक का मतलब द्रोणाचार्य ज्योतिष पढ़ाने वाला है या नाड़ी पढ़ाने वाला है, तो नाड़ी का कारक में हो गया द्रोणाचार्य। ये कारक का मतलब है रुचि नहीं समझ में आई। स्पेसिफिक उस ग्रह जिन जिन चीजों के लिए जाना जाता है। अभी मैं आपको धीरे धीरे इसको समझाऊंगा। कारक का मतलब होता है वह ग्रह जिन सेक्टर के लिए, जिन व्यवस्थाओं के लिए, जिस चीज के लिए जाना जाता है, वह पदार्थ, वह चीज, वह सेक्टर उस ग्रह का स्पेसिफिक कारक बन जाता है। पाकिस्तान किस चीज के लिए जाना जाता है? किसी चीज के लिए जाना जाता है। चलो नाम नहीं टेररिज्म। लेंगे। चलो अब ये रिकॉर्ड हो रहा है, नाम नहीं लेंगे। तो उस चीज के लिए पाकिस्तान जाना जाता है। अयोध्या राम जी के लिए जाना जाता है। वृंदावन ठाकुर जी के लिए जाना जाता है। तो ठाकुर जी नाम आते ही जैसे वृंदावन नाम याद रह जाता है, दिमाग में आने लगता है, जैसे काशी नाम आते ही विश्वनाथ, ये ऑटोमेटिकली नाम आ ही जाता है दिमाग में। ऐसे ही किसी ग्रह के नाम लेते ही उसका कारक का नाम दिमाग में आना चाहिए। तो लिखिए, सूर्य ग्रह के कौन कौन से कारक है? सूर्य का कारक है, अभी वो मैंने पेपर आपको भेजा हुआ है फोटो खींच के, पिता, उसके फादर सूर्य का कारक है। अब ये मैं आपको बाद में फलादेश चाह के आपको मैंने बताया था, चाह के ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण एक बुक है, वो मैं आपको बाद में मैंने पढ़ाना है। वहां पर जब मैं वो पढ़ाना आऊंगा तो ये चीज वहां आपको हर जगह टकराएगा। मतलब इसको याद करना है आपने, कारक को। कारक के ऊपर से अगर आपने काम करना शुरू किया तो समझ लो बात बन गई। क्या है ये?
देखो, पिता, किसी व्यक्ति का फादर सूर्य का कारक ग्रह है। अब मान लीजिए कि कोई आदमी का कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा है, बहुत कमजोर है, और अब देखो अविनाश जी, आप बताइए। अच्छा, अभी हमने भाव के बारे में नहीं सीखा। अभी चलो, अभी हमने भाव के बारे में नहीं सीखा है। चलो, सूर्य जिस जगह में बैठा है, कमजोर होकर के या किसी भी तरह से, तो उसके पिता के कारक ग्रह होने की वजह से सूर्य उसके पिता को सुख और दुख देने से संबंधित विचार हम करेंगे। किसी को आया समझ में? अर्पण जी को आया समझ में? रंजित जी को आया समझ में? नहीं आया होगा, नहीं आया, फिर से बता रहा हूं। अभी मैंने जो आपको जड़ी बूटी बताया ग्रहों का, वो समझ में आया? जड़ी बूटी, हाँ वो तो आया। हाँ, रंजित जी को आया समझ में? जी दिख रखा है गुरु जी। हाँ, अगर नहीं आया तो अकाउंट नंबर दे देना मुझे। हाँ जी, जड़ी बूटी का तो आ गया गुरु जी। जड़ी बूटी आ गया हर ग्रह के हिसाब से। अच्छा, ग्रह के दिन का जो समय जो मैंने बताया, दिन दिवस रात्रि का जो टाइम है, वो भी आया समझ में? सुनील जी को, रंजित जी को आया? आया ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो थोड़ा सा जी कठिन वाला है, इसको हम बस थोड़ा सनी सनी करके इसको समझते हैं। कारक। अब देखो, कारक के बारे में मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये जो सामने कुंडली आप देख रहे हैं, अभी हम सूर्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए जरा, सूर्य किस भाव में बैठा हुआ है? षष्ठम भाव में बैठा है। अब हम क्या देख रहे हैं? सूर्य का, उसके फादर जो है सूर्य का कारक है, यानी सूर्य अगर कमजोर होगा, तो सूर्य कमजोर होने का मतलब उसके फादर में कमजोरी आना, या उसके और उसके फादर के बीच में। ओहो, एक सेकंड। सूर्य का एक कारक उसके फादर है, इसीलिए सूर्य, अभी इस कुंडली में हमने क्या देखा? सूर्य कहाँ बैठा है? षष्ठम स्थान में बैठा है। कहाँ का मालिक है? सप्तम का। तो हमने क्या बोला था? छठा, आठवां और 12वां जो भाव है, वो खराब भाव है। उस भाव में जाने का मतलब काम खराब है। जो उस भाव में जाता है, उस ग्रह के कारक को दुख मिलता है। तो सूर्य का कारक कौन है? पिता है। तो यहाँ क्या होगा? उस व्यक्ति के जीवन में उसके फादर को कष्ट मिलेगा। अब यहाँ हम एक और चीज देखेंगे, क्योंकि एक साथ में सीखते हुए जाएंगे, अच्छी बात है। सूर्य जहां बैठा है, उससे 10वें अंक आगे गिनिए, गिनिए जरा। सूर्य 4 में बैठा है, छठे भाव में बैठा है, तो छठे भाव 1 हो गया, 7वां भाव 2 हो गया, ऐसा करके 10वां भाव तक पहुंचिए जरा। ओम जी, कहाँ पड़ता है 10वां भाव? सर तीसरा भाव पड़ेगा। तीसरे भाव में। पड़ता है। रंजीत जी ने बहुत अच्छा कहा। तो तीसरे भाव में अगर नेगेटिव ग्रहों के प्रभाव है, तो इस व्यक्ति के जीवन में उसके फादर से वियोग होगा। इसको लिख लीजिएगा, अभी लिख लीजिएगा, और ये हालांकि बाद में भी आएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि सूर्य उसके पिता का कारक है। ओम जी को आया समझ में मैंने क्या बोला? सूर्य उसके पिता का कारक है, इसीलिए सूर्य से 10वें स्थान में, क्योंकि लग्न से 10वें भाव में हम पिता के बारे में जानते हैं, इसीलिए जो कारक ग्रह है, उस कारक को देखने के लिए
ध्यान से सुनना, और कल भी इस वीडियो को कई बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। जो कारक ग्रह है उसका जो ग्रह है उसका जो कारक विचार है, जैसे सूर्य है और उसका कारक पिता हो गया, तो उस अब चूंकि पिता है तो जन्म कुंडली में हम जन्म लग्न से 10वें स्थान में पिता को देखते हैं, पिता के बारे में देखते हैं। तो हमने उस ग्रह को लग्न मान करके, ग्रह को लग्न मान के हमने उससे 10म भाव आगे हमने गिनना है, और 10म भाव में जो ग्रह है, जो भाव है, उस भाव में होने वाले अच्छे और बुरे नतीजा से उसके और उसके पिता के बीच के संबंध को हमने टटोलने का प्रयास करना है। जैसे हालांकि हमने बल के बारे में तो अभी यहाँ कोई बात नहीं किए है। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों को आया समझ में मैंने क्या बोला अभी? हाँ जी, ओम जी को आया समझ में? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर हम गुरु जी अभी जो हम देख रहे थे उसमें हम लग्न में तो कुंभ है ना? नहीं, कुंभ मत लग्न है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने क्या बोला, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। अभी मैंने बोला पिता सूर्य का कारक ग्रह है, कारक यानी पिता के मालिक है सूर्य। कारक का मतलब आप मालिक मान लो, चलो जी, या रूट कॉज या रीजन या ऐसा कुछ, रीजन कहो या रूप कहो या पिता को लीड करने वाला एक ग्रह कहो, पिता को रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्रह कहो, कारक का मतलब जी। अब चूंकि वो सूर्य का कारक है तो हमने क्या देखना है, सूर्य ग्रह खुद बहुत ज्यादा कमजोर है। अब हमने किसी की कुंडली देखा, अब यहाँ पर हम किसी व्यक्ति की कुंडली बनाएंगे। चलो अब हम बनाएंगे, किसकी कुंडली बनाया जाए? अविनाश जी, नहीं, सुनील कुमार जी, आप बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। हम सुनील कुमार जी के और उनके फादर के बीच का जो रिलेशन है उसको यहाँ पर देखते हैं। सुनील कुमार जी तो अभी नहीं है शायद। अविनाश जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। क्या था सर, 1 मिनट। 2 मार्च। डेट ऑफ बर्थ भी याद होना चाहिए। 2 मार्च 1 मिनट सर। 1981। टाइम? यस, टाइम है 11:34 सुबह जी। 11:34। बर्थ प्लेस कहाँ हुआ है? अररिया, ARARIA ऊपर लिखा हुआ है सर, पहला। हाँ, तो ये आपका कुंडली खुल गया। अब देखिए यहाँ पर सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? दशम भाव में। हाँ, 10म भाव में सूर्य बैठा है। तो हमने क्या बोला, सूर्य पितृकारक है। आप देखिए जरा यहाँ पर, यहाँ सूर्य के साथ एक तो द्वादशेश मंगल है, सूर्य के साथ रोगेश है। हालांकि शुक्र जो है लग्नेश है, तो लग्नेश होने के वजह से शुक्र में ज्यादा बल है। सूर्य को लग्नेश का सपोर्ट मिल रहा है, सूर्य को लग्नेश का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरे कोण में हमने ये देखा कि शुक्र एक तो सूर्य के साथ आकर के, जो भी ग्रह सूर्य के सामने पहुंचता है वह अस्त हो जाता है। यहाँ पर ये साइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर एकदम ऊपर जो है कि एक डंडा बना हुआ है, इसका मतलब है यह क्या हो गया, यह अस्त हो गया, अस्त है ये। तो शुक्र और मंगल यहाँ अस्त है। अब इनका सूर्य 10म स्थान में बैठा हुआ है, तो
दशम स्थान में, पितृ स्थान में सूर्य बैठा हुआ है। पिता का स्थान है दशम स्थान, वो हम बाद में भाव जब हम पढ़ेंगे तो स्थान पता चलेगा, अभी हम जस्ट इसको बता रहे अभी, है ना। तो दशम स्थान में सूर्य बैठा है, तो हमने क्या बोला कि पिता का कारक सूर्य है। तो अब हम यहाँ कारक के हिसाब से यहाँ पर एक विचार कि हमारे मन में आया, यार सूर्य दशम में बैठा है, चलो हम अविनाश जी के फादर के बारे में देखते हैं। तो जैसे ही मैंने बोला अविनाश जी के फादर के बारे में देखते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ गया? एक तो सूर्य में गया, क्योंकि सूर्य पिता का कारक ग्रह है, और एक हमारा दशम भाव में गया, क्योंकि दशम भाव पिता का क्या है? कारक स्थान है। तो एक मैंने आज पढ़ाते वक्त पहले बताया था, कारको भावनाशक। अब जो कारक ग्रह है वो अपने कारक भाव में जाकर के बैठता है, तो उस भाव को नष्ट करता है। तो यहाँ अविनाश जी के जो फादर है, उन फादर के और अविनाश जी के बीच में, या उनके हेल्थ में, या उनके व्यवसाय में, या उनके कहीं ना कहीं कुछ चीजें ये माइनस किया सूर्य ने, क्योंकि कारको भावनाशक, कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य मंगल और अस्त शुक्र के साथ जो रोगेश है, तो शरीर में कहीं ना कहीं क्या ये बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आपके शरीर में कुछ कैल्शियम की कमी या कुछ ऐसी चीजें ये सूर्य यहाँ बोलता है, पहली बात। अब दूसरी बात हमने क्या देखना है? सूर्य जहां बैठता है वहां से कैलकुलेट करिए कि दशम स्थान कहाँ पड़ता है। वह स्थान भी अविनाश जी के फादर के लिए अच्छे और बुरे परिणामों को देने वाला है। तो ओम जी जरा गिनिए, सूर्य जहां बैठा है उससे दशम भाव कहाँ पड़ता है? सप्तम भाव में। हाँ, तो सेवंथ हाउस किसका हाउस है? मंगल का है। मंगल का हाउस है, और जाकर के सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो इसका हेतु से कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल का जो ये योग हो रहा है, कारक और कारक स्थान का जो योग है, ये एक कहीं ना कहीं सपोर्ट तो जरूर करता है पिता और सप्तम भाव, सॉरी सप्तम भाव, हाँ? सप्तम भाव तुला। सप्तम भाव यहाँ पर आप वो तुला छोड़िए, हमने भाव कहाँ से कैलकुलेशन करना है? फर्स्ट हाउस में जो राशि है उस राशि से हमने कैलकुलेशन करना है, 1 से नहीं। यहाँ 2 है ना फर्स्ट हाउस में जी, 2 होने के वजह से सेकंड हाउस 3 हो गया, थर्ड हाउस 4 हो गया। मैंने पहले दिन कहा था ना कि फर्स्ट हाउस में जो राशि नंबर वाला होगा वही लग्न होगा, और वही लग्न का राशि होगा, और उसका मालिक लग्नेश रहेगा। ओम जी। जी रंजीत जी, आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कुछ बोला? जी समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा, जब भी आप धीरे धीरे बोल रहे हो। ओम जी को नहीं आया मुझे लगता है समझ में। नहीं गुरुजी, बट मेरे को ये समझ में नहीं आया कि वो फिर मंगल कैसे हो गया सप्तम भाव में? सेवंथ में कौन सा नंबर है? देखो सेवंथ में नंबर कौन सा है? 8वां है। नंबर 8 है। 8वां गुरुजी। 8 का मतलब वृश्चिक। वृश्चिक के मालिक वृश्चिक। ओके ओके, सॉरी है। वृश्चिक जी जी गुरुजी। मंगल। जी तो वो मंगल कहाँ चला गया? सूर्य की जगह में, जहाँ सूर्य बैठा है ना, सूर्य और मंगल साथ में। तो जी गुरुजी। थोड़ा सा फलादेश के चट्टी भी तो अभी से आप लोग चाटते हुए जाइए। अच्छा है ना? तो क्योंकि हमने तो फाइनली हमने ये सारे माता बच्ची हम इसी चीज के लिए कर रहे, तो अभी से थोड़ा थोड़ा सीखते हुए जाएंगे। तो यहाँ क्या हो गया? सूर्य जहां बैठा है उससे दशम स्थान से भी हमने पिता के बारे में देखना है। तो उस दशम स्थान का स्वामी यहाँ है मंगल। मंगल आकर के सूर्य के साथ बैठा है, इसका मतलब पिता और पुत्र के बीच में बहुत ज्यादा अनबन तो नहीं है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन कारको भावनाशक, कारक स्थान में सूर्य के रहने से कहीं ना कहीं उनके हेल्थ में ये गड़बड़ करेगा। पहली बात हेल्थ पे गड़बड़ किया। दूसरे नंबर में देखिए
अब हम उस सूर्य के दसम स्थान यानी यहाँ से लग्न कुंडली से सप्तम स्थान को हम देख रहे। अब सप्तम स्थान के अंदर कौन कौन से ग्रहों की युति है, दृष्टि है। पहले नंबर में शनि देख रहा है। सप्तम स्थान में कौन देख रहा है? शनि देख रहा है। शनि की दृष्टि हमने क्या क्या बोला था? ओम जी बताइए, शनि की दृष्टि कौन कौन से हैं? ये हमें रोज एक्सरसाइज करना है इसके ऊपर। रोज जब हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे दिमाग में एकदम सभी चीजें आएगा। ऐसा नहीं कि कल हमने कुछ पढ़ लिया और उसको छोड़ के आगे चले गए तो कल पढ़ा हुआ चीजें यूं ही रह जाएगा। तो प्रैक्टिस में हमने क्या किया? सप्तम स्थान जो सूर्य से दसम स्थान है, वहां से अब हम इनके पिता के बारे में जान रहे हैं। पिता के बारे में हम दो जगह से जान रहे। एक तो जहां सूर्य रहता है, सूर्य ग्रह जो है वो पिता का कारक है, तो सूर्य कहीं भी बैठे, हालांकि यहाँ दसम स्थान में बैठा है तो पितृ स्थान में ही सूर्य बैठ गया जो पिता का कारक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, सूर्य जहां बैठा है उससे दसम कैलकुलेशन किया तो सप्तम स्थान में अब हमने पहुंच गए। अब वो सप्तम स्थान में हम क्या करेंगे? ग्रहों के योगों को देखेंगे। सप्तम स्थान इनका अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पर एक तो शनि की नजर है। तो कल हमने कहा था शनि जहां बैठता है वो भाव सुधारता है, लेकिन जहां देखता है वो बिगाड़ता है। तो शनि ने क्या किया? सप्तम स्थान को बिगाड़ा। सप्तम स्थान अभी हम किस चीज को पकड़ते हुए आ रहे हैं? हालांकि सप्तम स्थान पत्नी का स्थान है, लेकिन हम अभी एक रेशो को पकड़ रहे। किस रेशो को? फादर को। एक चीज हमने देखना है, तो जिस चीज को हमने देखना है उसको हेडलाइन में लिखना है। मैं अभी पिता के लिए एनालाइज कर रहा हूं। अब दूसरी चीजें छोड़ो, अब हमारा फोकस उसके सूत्र के ऊपर होना चाहिए। सूर्य पिता का कारक है, कहाँ बैठा है? दसम में। दसम भी पितृ स्थान है। सूर्य से दसम स्थान में जो है वो पिता जो स्थिति होगा वो तय करेगा इनके फादर के लिए, उनके अच्छे और बुरे। तो सप्तम स्थान का मालिक जो राशि है वृश्चिक के मालिक है मंगल, जाकर सूर्य के साथ बैठा है। तो सूर्य और मंगल का योग कहीं ना कहीं पिता और पुत्र के बीच में अनुबंध तो ज्यादा नहीं है। हालांकि सूर्य और मंगल दोनों ही एकदम क्या है? मन मुटाव को देने वाला, थोड़ा सा मन और विचार में थोड़ा सा सामंजस्य नहीं बैठाने वाला। लेकिन साथ में शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र लगने से तो मंगल और सूर्य के इन दोनों के बीच की जो गर्मा गर्मी है वो बड़ा हद तक शुक्र क्या करता है? मेंटेन करता है। अविनाश जी ऐसा ही कुछ है? जी सर। आपके और आपके फादर के बीच का रिलेशन कैसा है? अभी तो अच्छा है। अभी अच्छा है? पहले अभी कैसा काफी था? अच्छा है। पहले ओके ओके था सर। पहले इतना नहीं था, मतलब मतलब शुक्र जो है मतलब सर मेरी सोच उनकी सोच बिल्कुल नहीं मिलती थी। हाँ, नहीं एकदम मिलती थी। अपोजिट थे हम दोनों। सूर्य और जी। मंगल। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप देखिए जरा, सेवेंथ हाउस को कौन देख रहा है? एक तो शनि देख रहा है अपने तीसरी दृष्टि से। कौन कौन सी दृष्टि शनि की? तीसरा दृष्टि, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि तीसरा, और सातवां, दसवां। कौन कौन सा? तीसरा, सातवां, दसवां। दसवां। ये शनि की दृष्टि है। दूसरा देख रहा है राहु पंचम दृष्टि से। राहु देख रहा है पंचम दृष्टि से। राहु को पंचम दृष्टि भी हमने मानना है। हालांकि पूर्ण दृष्टि तो पंचम दृष्टि नहीं है, लेकिन राहु देखता है। तो यहाँ सेवंथ हाउस में राहु और शनि की नजर है। तो अविनाश जी अब आप बताइए कि क्या आपके फादर के शरीर में कहीं ना कहीं इनके हड्डियों से जुड़ा हुआ कोई ऐसी चीजें हैं, समस्या? जी सर, अभी अभी हुआ है। उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ है, इधर गर्दन के पीछे का इशू हुआ है। हाँ। आपके फादर का एज क्या है? आई थिंक 70 क्रॉस किए हैं वो। अभी राहु का दशा चल रहा है आपका। राहु 2025 तक है, 2007 से शुरू हुआ है। और राहु में अभी आपका 2022, राहु में सूर्य है। तो ये आपके फादर के लिए ही अभी ये ग्रह राहु में सूर्य है। अब देखो जरा, राहु सूर्य के दसम स्थान में देख रहा है ना? 3 4 5 6 7 8, हाँ
और सूर्य से छठे स्थान में बैठा हुआ है। तो आपके फादर को ये ग्रह नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, उनके शरीर में ओज को नष्ट कर रहा है, बल को नष्ट कर रहा है, शरीर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको कमी महसूस होने लगेगा, शारीरिक कमजोरी कुछ उनको महसूस होना शुरू होगा शरीर में। हो रही है सर। हाँ, उनके शरीर में कुछ कहीं ना कहीं नसों में वीकनेस होना, शरीर में कैल्शियम की कमी होना, शरीर में कुछ विटामिन की कमी होना, ये सारी चीजें देना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब इनके लिए सबसे मुख्य क्या आ करेक्ट है गया? सर, राहु। सब हो रहा है। हाँ जी, तो हमने इसको सब कैसे चीज हो रहा है, जो जो आपने अभी बोला वो सब उनको हो रहा है। हाँ, तो वो कैसे हुआ? ये कैसे हुआ, मैंने कैसे देखा? क्योंकि सूर्य और मंगल का योग, ये दोनों बहुत अच्छा तो योग नहीं है, हालांकि ठीक है, लगने से शुक्र और जाकर के अपने से दसम में जाकर के बैठा हुआ है, दसम स्थान में शुभ स्थान है, केंद्र स्थान में जाके बैठा है, तो शुक्र इनका शुभ है। अस्त है जरूर, लेकिन फिर भी शुक्र क्या है, मंगल और सूर्य के उस झगड़ा को काफी हद तक उसने कवर किया, क्योंकि लग्नेश जो होता है पूरी कुंडली का मालिक होता है, और जो मालिक होता है ना वो क्या होता है, पूरा लीड करता है कुंडली को। तो 10th हाउस में बैठा हुआ शुक्र सूर्य और मंगल के नेगेटिव युति को, मतलब हालांकि दोनों मित्र ग्रह है, सूर्य और मंगल दोनों क्या है, मित्र ग्रह है, तो मित्र ग्रह होने के वजह से उन दोनों में एक तो बहुत ज्यादा खराबी तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ तो जरूर था, क्योंकि मंगल अस्त हो रहा है यहाँ पर, और मंगल जो है यहाँ द्वादश से सप्तम स्थान को मारक स्थान बोलते, हमने पढ़े है ना पहले, दूसरा और सप्तम स्थान को मारक स्थान बोला है। तो एक तो मारके से और एक द्वादश से 12वां का मालिक है, तो छठा, 8वां और 12वां इनके मालिक होना बेकार है, और मारकेश होना बेकार है, तो ऐसा मंगल दसम स्थान में बैठा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन अब चूंकि सूर्य भी बड़ा मजबूत, और क्योंकि चतुर्थ स्थान का मालिक है, अपने घर को सूर्य देखता है, तो सूर्य बलवान है, तो अविनाश जी को पितृसुख पिता के द्वारा अर्जित जो संपत्ति है, उस संपत्ति के हकदार बहुत अच्छे बनेंगे, और इनके तीसरे स्थान में राहु है। तो आई थिंक मुझे लगता है इनका 2 भाई हो सकते हैं, 1 बहन हो सकते हैं। सर बहन नहीं है, 2 भाई है। हाँ, अच्छा बहन नहीं है, ठीक है, 2 भाई हो सकते हैं, और नहीं बहन अगर चलो एक जो होना इसीलिए है क्योंकि, सर, हाँ जी, बहन नहीं है, 2 भाई है सिर्फ। शायद वो जो बहन थी, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं पहले खराब हो गई है, ऐसा कुछ हुआ हो, आप पूछो मम्मी से, ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे होगा। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। पूछता हूँ। आपका कुंडली तो यही बोलता है कि आपकी जो मम्मी है उनके किस्मत में एक बेटी का योग जरूर था। हाँ सर, मेरे पहले 3 भाई जो भी थे उनकी डेथ हुई थी जब वो पेट में ही थे, तो पता नहीं वो बेटी थी बेटा था। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ तो था जो खराब हो गया। अब ये जो मैंने देखा, कहाँ से देखा, ये मैंने चहके से देखा, ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। अब मैंने कभी, अविनाश जी ने मैंने कभी पूछा भी नहीं है कि भाई आप कितने भाई हो, और वैसे आप जानते हो मेरे दिमाग में उतना कहाँ बैठता है, मैं तो यही भूल जाता हूँ किसी ने पैसे दिया या नहीं दिया है। अच्छा, पैसे से याद आया, आप लोग थोड़ा कृपा करो, मैं कहा कि बस कुछ दिन से ऐसी चीजें हो रही है। अब ये जो चीज है ये सिद्धि के ऊपर डिपेंड करता है, कि अभी मैंने एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब में मंत्र साधना के लिए, उसको आप लोग देखिए, जा करके मंत्र मैंने दिया हुआ है, उस मंत्र का आप लोग सिद्धि करिए, साधना करिए, सरस्वती माता का मंत्र है, तो वो वही सिद्धि है, ये हम लोगों ने गुरुकुल से, या तो आप गायत्री मंत्र का भी आप लोग कर सकते हैं। अभी कुछ समय के बाद ओम जी से आज बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल जो है ना स्विच ऑफ हो गया, तो हमारे पूर्ण बात नहीं हो पाए, तो ओम जी शायद आएंगे अब कुछ महीने के बाद, तो इनको मैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, गायत्री दीक्षा प्राप्त हूँ, तो मैं इनको दीक्षा दे सकता हूँ, तो उसके बाद ओम जी फिर बस उसी गायत्री का साधना करते रहेंगे। यह क्योंकि गायत्री से बड़ा तो कुछ दूसरा मंत्र है ही नहीं फिर इनके लिए,
कुछ करने की जरूरत नहीं, बस गायत्री का कीलक, गायत्री का वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। गायत्री किस किस ने श्राप दिया है, वो श्राप विमोचन करते हुए ब्रह्म वशिष्ठ शाप विमुक्तो भव, विश्वामित्र शाप विमुक्तो भव, ये सारी क्रियाएं हैं गायत्री साधना करने का। ऐसा नहीं मंत्र झोला लिया और बस मंत्र जाप किया तो वो नहीं होता, एक विधि से होता है। वो विधि आपको सुबह सुबह करना होता है, दिन भर फिर आप कितना भी मंत्र जाप करे ना करे। चलिए, तो आज हमने जस्ट इतना समझा, और आगे बढ़े या आज के लिए इतना ही? सर आज के लिए इतना ही है। हाँ, आज के लिए इतना ही है गुरुजी। आज के लिए ठीक है, चलिए, क्योंकि ज्यादा अगर दिमाग में बोझ होगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना।